सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे हेल्प फॉर AKTU। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 4 को इन वन शॉट में। तो चलिए हम अपने सिलेबस को देखते हैं। इसमें हम रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। देन resource provisioning and resource provisioning methods, global exchange of cloud resources, security over web, cloud security challenges, software as a service security, security governance, virtual machine security, IAM and security standard। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट ICRM। Inter-cloud resource management is about using resources like storage or computing power from many different cloud providers instead of just one। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्सेज लेते हैं डिफरेंट, जैसे स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो ICRM में हम क्या करते हैं कि ओनली वन क्लाउड प्रोवाइडर से ही हम अपनी सारी ज़रूरत को फुलफ़िल कराएंगे। अगर हमको स्टोरेज की ज़रूरत होगी, नेटवर्किंग की, तब भी हम एक ही क्लाउड प्रोवाइडर से लेंगे। नेटवर्क ऑफ क्लाउड्स दैट आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ये एक नेटवर्क होता है क्लाउड्स का जिसमें क्लाउड जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इंक्लूड्स पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड्स दैट कम टुगेदर टू प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डेटा। इसमें क्या होते हैं कि पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है और हाइब्रिड क्लाउड होता है। ये तीनों तरीके के क्लाउड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और यूज़र को डेटा प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प्स व्हेन वन क्लाउड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज और रन्स इनटू लिमिट, allowing it to borrow resources from the other cloud। हमने इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए बनाया है कि जैसे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर इसमें कनेक्टेड होते हैं। अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास कोई सर्विस नहीं है, जैसे स्टोरेज उसका नहीं है, तो वो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से बोरो करके यूज़र को स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हम इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज करते हैं। Resource management is process of allocating computing, storage, networking and energy resources to a set of application in order to meet performance objective and requirements of the infrastructure provides the cloud user। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो क्लाउड होते हैं वो आपको रिसोर्स एलोकेट करेंगे, मैनेज करेंगे इन द मैनर जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका एप्लीकेशन स्मूथ चले। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी ज़रूरत आती है इंक्रीज करने की, तो वो ऑटो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देगा रिसोर्सेज की। यही होता है हमारा मैनेजमेंट। नीड ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या नीड थी? रनिंग आउट ऑफ रिसोर्स। A cloud might use up all its storage or computing power, making it unable to serve more customer। रनिंग आउट ऑफ रिसोर्स में क्या था कि जैसे एक क्लाउड प्रोवाइडर है, तो उसमें क्या हुआ कि उसकी सारी स्टोरेज पावर जो है वो कंज्यूम हो चुकी है, तो उसके पास अब स्टोरेज नहीं है। और जैसे कोई अदर कस्टमर आया उससे रिक्वेस्ट करने लगा, तो उसके पास अब तो स्टोरेज है ही नहीं, तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसमें क्या था कि हमारा जब ये इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट आया, तो इस जो प्रॉब्लम थी इसको वो सॉल्व कर दिया कि आप किसी दूसरे क्लाउड से बोरो कर सकते हैं रिसोर्सेज को और यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अवॉइडिंग डाउन टाइम। If one cloud has a problem like downtime, businesses can switch to another cloud for uninterrupted services। अगर जैसे एक कोई क्लाउड है उसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है, डाउन टाइम है, तो जो बिजनेसेस हैं वो किसी दूसरे क्लाउड से रिसोर्सेज को ले सकते हैं। वेंडर लॉक इन। बिजनेसेस डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन जस्ट वन क्लाउड प्रोवाइडर फॉर एनीथिंग। बिजनेसेस जो होते हैं वो एक ही क्लाउड पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते कि हम इसी क्लाउड प्रोवाइडर से सब कुछ सर्विसेज लेंगे। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट लेट्स यूज देम डिफरेंट
clouds and avoiding being stuck with just one provider। तो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि उन्हें बिजनेसेस को काफ़ी वैरायटी ऑफ क्लाउड्स देता है जिनसे वो अपने हिसाब से रिसोर्सेज को ले सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? मोर फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से कोई भी रिसोर्सेज ले सकते हैं। ग्लोबल रीच है, ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। बेटर सर्विस होता है, आप कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज को। ऑन डिमांड ग्रोथ होता है, आपके डिमांड के बेसिस पे ही वो रिसोर्सेज को अप और डाउन करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है कि भाई इसमें काफ़ी सारे क्लाउड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्टली है, कॉस्टली भी होता है, इसका कॉस्ट जो होता है वो हायर होता है। लेस मेंटेनेबिलिटी बिकॉज मल्टीपल क्लाउड्स वर्किंग टुगेदर, इसमें मेंटेनेबिलिटी कम होती है क्योंकि मल्टीपल क्लाउड से एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज फेडरेशन क्लाउड, सेकेंड वन इज मल्टी क्लाउड। तो चलिए हम देखते हैं फेडरेशन क्लाउड के बारे में। मल्टीपल क्लाउड्स प्रोवाइडर्स कनेक्ट देयर सिस्टम एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सर्विसेज को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज माइट यूज़ दिस टू कंबाइन देयर क्लाउड्स फॉर बेटर कोऑपरेशन। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो फेडरेशन क्लाउड का यूज करती हैं। मल्टी क्लाउड, अ बिजनेस और क्लाइंट यूजेस मल्टीपल क्लाउड्स बट मैनेज देम सेपरेटली। इसमें क्या होता है कि या तो बिजनेस या फिर कोई क्लाइंट हो गया जो मल्टीपल क्लाउड्स को यूज करता है और सेपरेटली उन सब को मैनेज भी करता है। दीज क्लाउड्स डज नॉट शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। ये क्लाउड जो होते हैं वो एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर नहीं करते हैं। इंस्टेड द क्लाइंट मैनेज विच क्लाउड टू यूज फॉर व्हाट। इसमें क्या होता है, क्लाइंट मैनेज करता है कि हमको किस क्लाउड से कौन सी सर्विसेज को लेना है। अ कंपनी माइट यूज अमेजन वेब सर्विसेज AWS फॉर स्टोरेज एंड माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फॉर कंप्यूटिंग पावर। एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि एक कोई क्लाइंट है हमारा या फिर कंज्यूमर है जो AWS की स्टोरेज सर्विसेज को यूज कर सकता है और माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटिंग पावर को भी यूज कर सकता है। हाउ इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर वर्क, इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर होता है वो वर्क करता है। सो फर्स्ट वन इज पीयर टू पीयर क्लाउड फेडरेशन। क्लाउड्स टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली विदाउट एनी मिडिल मैन टू शेयर रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाउड होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। उनमें कोई भी क्लाउड ब्रोकर नहीं होता या फिर मिडिल मैन नहीं होता। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर मीन्स द सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल सर्वर विच इनहेंस फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी। इसमें ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कि इसमें कोई भी सेंट्रल एंटिटी वर्क नहीं करता है, इसलिए ये इसमें फॉल्ट टॉलरेंस कम होता है और ये रिलायबल होता है। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। जो क्लाउड A है, B है, C है, ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सेकेंड वन इज सेंट्रलाइज्ड क्लाउड फेडरेशन। अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेज हाउ क्लाउड्स शेयर डेटा। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो मैनेज करता है कि क्लाउड रिसोर्सेज कैसे डेटा को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल डायनेमिक क्लाउड कोलेब्रेशन, एक हमारा एग्जाम्पल है जिसमें डायनेमिक काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ क्लाउड से एक दूसरे से के साथ कोलेबरेट कर रहे हैं। This central system allows user to access and provision services from different providers through a single interface without needing direct accounts with each one। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन स्पेस होता है जहाँ से जो कंज्यूमर होता है वो सर्विसेज को ले सकता है। वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता क्लाउड से,
वो एक सेंट्रल एंटिटी से इंटरेक्ट करेगा और उसी से सारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट करेगा और सर्विसेज को लेगा। हियर अ सेंट्रल एंटिटी विच अलाउज यूज़र टू सेलेक्ट अ सर्विस। सेंट्रल एंटिटी के पास जाता है यूज़र और सेंट्रल एंटिटी ही यूज़र को परमिशन देता है कि आप कौन सी सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र इंटरेक्ट विद द सेंट्रल सिस्टम, यूज़र इससे इंटरेक्ट करता है। क्लाउड ए हुआ, क्लाउड सी हुआ, क्लाउड बी हुआ, क्लाउड डी। एक सेंट्रल एंटिटी है, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। जो यूज़र आता है, जो कंज्यूमर आता है, वो इससे बात करता है। थर्ड वन इज मल्टी क्लाउड सर्विसेज। अ सर्विस लाइक अ ब्रोकर हेल्प्स अ क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल क्लाउड। इसमें क्या होता है कि एक सर्विस होता है जो ब्रोकर की तरह ब्रोकर की तरह काम करता है और वो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। सर्विसेज लाइक ऑप्टिमस एंड स्ट्रेटस मेक इट ईजियर टू यूज मल्टीपल क्लाउड्स थ्रू वन सिस्टम। इसमें जो हम सर्विसेज यूज करते हैं जैसे ऑप्टिमस हो गया एंड स्ट्रेटस हो गया, ये ईजियर बनाती हैं कि हम मल्टीपल क्लाउड को एक ही सिस्टम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक सिस्टम हो गया मल्टी क्लाउड सर्विसेज, यही ऑप्टिमस और स्ट्रेटस का यूज करता है। और यूज़र हो गया मल्टीपल क्लाउड से रिसोर्सेज को ले सकता है और मैनेज कर सकता है। मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज, developers use libraries set of code to manage multiple cloud in a consistent way। इसमें क्या होता है कि डेवलपर्स जो होते हैं वो लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। लाइब्रेरीज़ क्या होती है, वो सेट ऑफ कोड्स होती हैं और जिसकी हेल्प से जो डेवलपर होते हैं वो कंसिस्टेंट वे में क्लाउड को मल्टीपल क्लाउड को मैनेज करते हैं। लाइब्रेरीज लाइक जे क्लाउड एंड अपाचे लिब क्लाउड लेट प्रोग्रामर्स वर्क विद डिफरेंट क्लाउड्स यूजिंग द सेम कमांड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वो जे क्लाउड्स या फिर अपाचे लिब क्लाउड की लाइब्रेरीज़ को यूज करके वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड को वर्क करते हैं। इसमें हमारा क्या हो गया, मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज हो गई और ये हमारा मल्टी क्लाउड सर्विसेज हो गया। और क्लाउड ए, क्लाउड बी, क्लाउड सी, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आइए हम आते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमारा रिसोर्स प्रोविजनिंग है। रिसोर्स प्रोविजनिंग इज द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, चूजिंग, डिप्लॉइंग, मैनेज इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि रिसोर्स प्रोविजनिंग में क्या होता है कि इसमें हम एक तरह से हम रिसोर्सेज को प्रिपेयर करते हैं और एलोकेट करते हैं। जैसे कि कौन सी रिसोर्सेज हमको चाहिए और फिर उसको हम डिप्लॉइंग करते हैं और देन हम उसको मैनेज करते हैं क्लाउड इन्वायरमेंट में। When an application or user needs resources, the cloud system quickly provide them। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, यूज़र हो गया, अगर उसको रिसोर्सेज की नीड है तो हमारा जो क्लाउड सिस्टम होगा वो क्विकली रिसोर्सेज को उनको प्रोवाइड करेगा। यही हमारा रिसोर्स प्रोविजनिंग होता है। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स efficient use of resources, prevents delays and help to keep कॉस्ट मैनेजेबल। ये प्रोसेस जो होता है ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज का यूज इफ़िशिएंटली करते हैं और डिलेज नहीं होता हमारा, और मैनेजमेंट कॉस्ट जो होता है वो भी हमारा हेल्प करता है रिड्यूस करने में। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लाउड रिसोर्सेज टू यूजर्स बाय क्लाउड प्रोवाइडर, दिस नोन एज द रिसोर्स प्रोविजनिंग। जो प्रोसेस होता है हम रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है रिसोर्सेज को यूजर तक प्रोवाइड करने में जो प्रोसेस होता है उसी को हम रिसोर्स प्रोविजनिंग कहते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा क्लाउड कंज्यूमर को जो क्लाउड सर्विसेज देने का प्रोसेस होता है उसी को हम रिसोर्स प्रोविजनिंग कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज
ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और मैनेज करते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, जैसे हमारा हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गया, टू इंश्योर एप्लीकेशन हैज़ द नेसेसरी परफॉर्मेंस टू मीट यूज़र डिमांड। इससे हम इंश्योर करते हैं कि एक एप्लीकेशन के पास सारी नेसेसरी चीज़ें होंगी जिससे वो यूज़र की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा। की एक्टिविटीज़ इसमें क्या-क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ सिलेक्शन, चूज़िंग द राइट सर्विसेज़। पहले तो हम अपने सिस्टम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं सर्विस को, जैसे सीपीयू हो गया, स्टोरेज डेटाबेस हो गया, लोड बैलेंसर हो गया। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी सर्विसेज हमको चाहिए। डिप्लॉयमेंट, सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग द सिलेक्टेड रिसोर्सेज फॉर यूज़। इसमें हम क्या करते हैं कि सेट करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं जो हमने सर्विसेज को सेलेक्ट किया है यूज़ के लिए अपने। रन टाइम मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग रिसोर्सेज एज नीडेड टू accommodate changes in डिमांड, इंश्योरिंग परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं और एडजस्ट करते हैं। अगर उनको क्या होता है कि अगर कोई भी चेंजेस करने की डिमांड आती है तो हमें हेल्प मिलता है मॉनिटरिंग की हेल्प से, और ये परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने डायग्राम को। देखिए AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थियरी कम भी लिखते हैं और 1-2 डायग्राम बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए डायग्राम बनाने पे। ये हमारा यूज़र हो गया, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया। यहाँ पे हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड लिमिटेशन होता है। पहले हमारा यूज़र जो होता है इंटरेक्ट करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से और बताता है कि हमको सेलेक्ट कौन सा ये टेक्नोलॉजी किए हैं, रिसोर्स कौन सा सेलेक्ट किए हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड लिमिटेशन में होती है। देन जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो रिसोर्स को जो भी यूज़र डिमांड करता है उसको प्रोवाइड कर देता है। SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। टाइप्स, रिसोर्स प्रोविजनिंग कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज स्टैटिक प्रोविजनिंग, सेकेंड वन इज डायनेमिक प्रोविजनिंग एंड द थर्ड वन इज सर्विस प्रोविजनिंग। तो चलिए हम फर्स्ट प्रोविजनिंग को डिस्कस करते हैं, स्टैटिक प्रोविजनिंग और एडवांस प्रोविजनिंग। Resources are allocated in a fixed amount based on the customer known need। इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में दी जाती हैं कस्टमर को, और उसकी जो नीड होती है उसको देखते हुए। वर्क वेल फॉर एप्लीकेशन विथ स्टडी रिसोर्स नीड, उन एप्लीकेशन के लिए अच्छे से काम करता है जिनको एक कांस्टेंट मात्रा में रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। चैलेंजेस कैन लीड्स टू ओवर प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो जाती हैं और कभी कभी रिसोर्सेज कम पड़ जाती हैं। सेकेंड वन इज डायनेमिक प्रोविजनिंग और ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द रियल टाइम नीड। इसमें जो होती हैं रिसोर्सेज वो रियल टाइम नीड के बेसिस पे एलोकेट की जाती हैं। इफ़ डिमांड इंक्रीजेज more resources are added and if demand decreases resources are called down। इसमें क्या होती है, डिमांड के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। दिस मेथड फॉलोज अ पे एज यू गो मॉडल, जितना आपको यूज करना रहेगा उतना ही आप पे करेंगे। आइडियल फॉर एप्लीकेशंस विथ अनप्रिडिक्टेबल डिमांड अलाउइंग यूजर टू पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज। ये उन एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होता है जिनमें अनप्रेडिक्टेबल डिमांड आ जाती हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग टू अवॉइड ओवर सब्सक्रिप्शन विच कैन इंक्रीज कॉस्ट। इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। थर्ड वन इज सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग। यूजर्स कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द
क्लाउड प्रोवाइडर थ्रू अ सेल्फ सर्विस पोर्टल। इसमें क्या होता है, यूजर जो होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर को डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर रिसोर्सेज के लिए। और जो पोर्टल होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर का एक पोर्टल होता है जिसमें यूजर डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विसेज को लेने के लिए। दे कैन सेट अप एन अकाउंट एंड पे, देन रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इसमें क्या होता है कि वो एक अकाउंट पे सेटअप करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो जो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर रहेगा वो उसको इंस्टेंटली सर्विसेज दे देगा। चैलेंजेस, यूजर मस्ट मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। यूजर्स मस्ट मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज। यूजर को अपनी रिसोर्स मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी जिससे ओवर स्पेंडिंग ना हो। मेथड्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, हमारे पास 3 मेथड्स हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग के। फर्स्ट वन इज डिमांड ड्रिवन मेथड है, और सेकेंड वन इज इवेंट ड्रिवन मेथड है, एंड थर्ड वन इज पॉपुलैरिटी ड्रिवन मेथड। तो फर्स्ट वन इज, आइए हम डिस्कस करते हैं डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। इट प्रोवाइड्स स्टैटिक रिसोर्स एंड हैज़ बीन यूज्ड इन ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर मेनी ईयर्स। ये जो होता है ये स्टैटिक रिसोर्स प्रोवाइड करता है और ये बहुत सालों से ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज किया जा रहा है। इट एडजस्ट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड। ये जो होता है ये एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे रिसोर्सेज को एडजस्ट करता है। व्हेन मोर रिसोर्सेज आर नीडेड दे आर ऑटोमेटिकली एडेड। जब रिसोर्सेज की नीड होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए जाते हैं। व्हेन लेस इज नीडेड रिसोर्सेज आर स्केल डाउन। जब रिसोर्सेज की कम नीड होती है तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होती हैं उनको ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये जो होता है यूज किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के द्वारा। की फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, यूजेस मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक स्केलिंग रहता है, कॉस्ट इफिशिएंट होता है, जितना आप यूज करेंगे रिसोर्सेज उतना ही आपको देना पड़ेगा। सेकेंड वन इज इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। It allocates in response to specific events rather than constant demand monitoring. These events can be scheduled or sudden. इसमें क्या होता है कि इवेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं और जो इवेंट होता है वो शेड्यूल्ड इवेंट भी हो सकता है और सडनली इवेंट भी हो सकता है। ऑटोमेटेड प्रोसेस वेयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड डीलोकेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक टाइम बेस्ड इवेंट और ट्रिगर्ड रेदर देन द रियल टाइम डिमांड। इसमें जो होता है रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड और इवेंट्स। हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट वन इज इवेंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई प्री डिफाइंड इवेंट्स सच एज स्टार्ट ऑफ हॉलीडे सेल और शेड्यूल मार्केट कैंपेन्स। इसमें जो होता है वो इवेंट आइडेंटिफिकेशन के पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इवेंट आइडेंटिफिकेशन का होता है। पहले हम इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे, देन सेकेंड स्टेप इज रिसोर्स प्रोविजनिंग बेस्ड ऑन द इवेंट लोड। इवेंट लोड के बेसिस पे द सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज। जो सिस्टम होगा वो नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा, जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्किंग हो गया। Third one is event deprovisioning. Once the event is over, the system automatically releases the extra resources to save cost. जब इवेंट समाप्त हो जाएगा तब जो भी हमारा सिस्टम रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को डिक्रीज कर देगा जिससे हमारा कॉस्ट सेव हो सके। प्रिडिक्टिव मॉडल, दिस मेथड रियलाइज ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्कलोड इंक्रीज फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट in advance, which differ from the methods that react to current real time demand। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इवेंट्स रहते हैं वो पहले से ही लिस्टेड रहते हैं तो उसी के बेसिस पे हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है। की फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, क्विक रिस्पॉन्स टू इवेंट,
जब भी इवेंट आता है तो क्विक रिस्पॉन्स होता है सिस्टम के द्वारा। प्री डिफाइंड रूल होता है इसमें। इम्प्रूव्ड सिस्टम इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। ट्रिगर बेस्ड होता है कि हम सेट किए रहते हैं कि अगर जब हमारा इवेंट आएगा तो फिर एक मैसेज ट्रिगर हो जाए, जिसके बेसिस पे हमको याद आ जाए कि भाई इवेंट आने वाला है, तो उसकी बेसिस पे हम रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे। टाइप्स, शेड्यूल्ड इवेंट होता है फॉर स्पेसिफिक इवेंट के लिए। अनशेड्यूल्ड इवेंट होता है अनएक्सपेक्टेड, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट गिविंग वायरल। And the third one is popularity driven service provisioning. It is an IT approach that allow end users such as developer or employee to automatically request, configure and deploy IT resources like virtual machine, software और cloud via automated portal. इसमें क्या होता है कि ये एंड यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है ऑटोमेटेड पोर्टल पे, जो रिक्वेस्ट को जो होता है कि रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमारा वर्चुअल मशीन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, क्लाउड रिसोर्सेज हो गया, इन सभी को ऑन डिमांड एक्सेस होता है। जो भी हमारा एंड यूज़र होता है उसके डिमांड के बेसिस पे ये फुलफिल किया जाता है। Global exchange of cloud resources. It is the system designed to bring together different cloud providers, enabling them to share resources dynamically across the multiple geographical region. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। इट अलाउज क्लाउड प्रोवाइडर यूजर्स एंड intermediaries like broker to interact and trade resources dynamically based on the supply, demand and market condition। इसमें जो होता है कि वो प्रोवाइडर, यूज़र और इंटरमीडियरी को इंटरेक्ट कराता है और वो अपने जो सर्विसेज होते हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं ऑन डिमांड बेसिस पे, मार्केट कंडीशन के बेसिस पे, सप्लाई के बेसिस पे। वाई डू वी नीड अ ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज? हमें क्यों ज़रूरत है ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज की? ईच क्लाउड प्रोवाइडर हैज़ इट्स ओन डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है उसका एक डेटा सेंटर होता है एवरी वर्ल्ड। बट इवन अ लार्ज प्रोवाइडर लाइक AWS कैन नॉट बिल्ड डेटा सेंटर इन एवरी कंट्री और हैंडल अनलिमिटेड डिमांड इट्स ओन। AWS जो है ये लार्ज प्रोवाइडर माना जाता है क्लाउड का, लेकिन इसका जो डेटा सेंटर है वो हर एक कंट्री में नहीं है। समटाइम्स कस्टमर माइट नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन ए स्पेसिफिक एरिया। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर किसी भी एरिया में उसको ज़्यादा डिमांड होती है रिसोर्सेज की, और व्हेन देयर डिमांड अनएक्सपेक्टेडली गोज अप, जब उसकी डिमांड जो होती है उसको पता भी नहीं रहता और जो रिसोर्सेज की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द क्लाउड प्रोवाइडर ज्वाइन टुगेदर इन अ ग्लोबल एक्सचेंज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर थे वो ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वेयर दे कैन शेयर एंड ट्रेड रिसोर्सेज विथ ईच अदर, जहाँ पे वो एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और बेच सकते हैं। की कॉन्सेप्ट, ब्रोकर, these are like middlemen or agents who help customers to find the right resources। ये मिडलमैन या ब्रोकर की तरह होता है, ये कस्टमर को बताता है कि कौन सी सर्विसेज आपको लेनी चाहिए, कौन कितने पैसे में दे रहा है सर्विसेज को। प्रोवाइडर्स, दे ओन द डेटा सेंटर्स एंड रिसोर्सेज मेक दीज अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। ये रिसोर्स के ओनर होते हैं, यही रिसोर्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और यही यूज़र तक रिसोर्स को पहुंचाते हैं। कस्टमर, दे यूज रिसोर्सेज। कस्टमर वो होता है जो रिसोर्सेज को यूज करता है और जितना ही रिसोर्स को यूज करेगा उतना ही वो क्लाउड प्रोवाइडर को पैसे देगा। क्लाउड एक्सचेंज, दिस इज़ लाइक द सेंट्रल मार्केट प्लेस और प्लेटफॉर्म वेयर क्लाउड प्रोवाइडर्स कैन बाई एंड सेल रिसोर्सेज। ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बाई और सेल कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट वन इज डिमांड कम।
कंपनी नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। पहले डिमांड आती है, देन रिसोर्स मैचिंग। द क्लाउड एक्सचेंज चंक्स द मार्केट प्लेसेस एंड फाइंड अ प्रोवाइडर विथ इनफ रिसोर्स अवेलेबल इन द रिक्वायर्ड रीजन। पहले जो हमारा क्लाउड एक्सचेंज होता है वो डिमांड को देखता है, किस रीजन में डिमांड आई है, तो वो मैच करता है कि किस प्रोवाइडर के पास इतना अवेलेबल डिमांड है और किस रीजन में है। देन हमारा एग्रीमेंट और पेमेंट होता है। अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA इज क्रिएटेड टू गारंटीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड पेमेंट आर अरेंज सिक्योरली। ये SLA होता है जिसमें कि हमारा पूरा लिखा जाता है कि भाई हम तुमको इतना इतना सर्विसेज दे रहे हैं, कि इतने 1 साल के लिए दे रहे हैं, और देन हमारा पेमेंट हो जाता है। देन फोर्थ वन इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज आर असाइन टू द कंपनी। जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो कंज्यूमर को मिल जाती हैं। डायग्राम इसका क्या होगा, पहले हमारे पास डिमांड आएगा, देन हम रिसोर्स मैचिंग करेंगे कि हमारे पास किस क्लाउड प्रोवाइडर के पास रिसोर्स है ये कि नहीं जो डिमांड आया है। देन एग्रीमेंट और पेमेंट होगा, देन रिसोर्स एलोकेशन होगा। बेनिफिट क्या है इसका, फ्लेक्सिबल स्केलिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलायबल होता है। सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका, इमेजिन अ कंपनी एक्स हैज़ एन ऐप दैट सडनली बिकम्स पॉपुलर इन जापान। इमेजिन करो एक कंपनी एक्स है, उसका एक ऐप है जो सडनली पॉपुलर हुआ है जापान में। देयर मेन क्लाउड प्रोवाइडर ओनली है जो स्मॉल डेटा सेंटर इन जापान। जो उसका क्लाउड प्रोवाइडर है लोकल, उसका एक छोटा सा डेटा सेंटर है जापान में, कैन नॉट हैंडल द सडन डिमांड। वो हैंडल नहीं कर सकता सडन डिमांड को। थ्रू द global exchange, the provider borrows resources from the another provider that has available capacity in Japan। तो ग्लोबल एक्सचेंज की हेल्प से वो क्या करता है कि प्रोवाइडर बोरो करता है रिसोर्सेज को फ्रॉम अदर कंपनी जो होती हैं या फिर प्रोवाइडर होती हैं, और अवेलेबल कराता है कैपेसिटी को इन जापान में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है जिसके पास रिसोर्स नहीं है, वो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्स को लेती है और अपने जो कस्टमर है उसको अवेलेबल कराती है रिसोर्स को। कंपनीज एक्सेप्ट स्टे ऑनलाइन एंड दे पे ओनली फॉर द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे यूज्ड। और कंपनी यक्स जो होता है वो जो कंपनी को जितना ही वो रिसोर्सेज को यूज करता है उतना वो पे कर देता है। चैलेंजेस टू कीप इन माइंड, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग होता है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स वर्किंग टुगेदर। भाई मल्टीपल प्रोवाइडर वर्क कर रहे होते हैं एक साथ में, तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चेंजिंग प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज बेस्ड ऑन द डिमांड। डिमांड के बेसिस पे प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा एंटरप्राइज IT कंज्यूमर होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजर ये रिक्वेस्ट करता है ब्रोकर को, तो ब्रोकर जो होता है वो ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज से नेगोशिएट करता है। इसमें जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, डायरेक्टरी होता है, बैंक होता है, ऑक्शनरी होता है। डायरेक्टरी में ही रिसोर्सेज होती हैं कि भाई हमारे पास इतना रिसोर्सेज, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, तो इसी के बेसिस पे हमारा पूरा फ्लो रहता है। क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू। Cloud security is the set of practices, tools, and procedures designed to protect cloud-based application data infrastructure from both internal and external threat। ये एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस होता है जो क्लाउड सिस्टम को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो होता है हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट दोनों से क्लाउड सिस्टम को बचाते हैं। एज क्लाउड इन्वायरमेंट्स ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे क्लाउड इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है एंड इंटरकनेक्टेड भी है। दीज सिक्योरिटी challenges increase requiring storage governance strategy to maintain control over security practices and compliance, जिसकी हेल्प से जो हमें सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा
चैलेंजेस हो गया है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसी को हम ध्यान रखते हुए हम क्लाउड की सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है तो मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स में आया था AKTU के। फर्स्ट वन इज डेटा ब्रीचेस। क्लाउड इन्वायरमेंट्स स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेंसिटिव डेटा मेकिंग देम अट्रैक्टिव टारगेट फॉर द साइबर अटैकर्स। इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड इन्वायरमेंट होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है साइबर अटैकर्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, जिसे हम डेटा ब्रीच भी कहते हैं। डेटा लॉस, मिसकॉन्फ़िगर्ड स्टोरेज या फिर एक्सीडेंटल डिटेक्शन एंड हार्डवेयर फेलियर कैन लीड टू डेटा लॉस इन द क्लाउड विदाउट बैकअप। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लूजिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। डेटा लॉस क्या होता है, जैसे आपका पूरा फिजिकल सिस्टम फेल हो गया और बैकअप नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है। थर्ड वन इज लैक ऑफ विजिबिलिटी। क्लाउड रिसोर्सेज आर ऑफन एक्सेस्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू लोकल नेटवर्क। जो हमारी क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं वो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यूज की जाती हैं, एक्सेस की जाती हैं, मेकिंग इट हार्ड फॉर IT टीम्स विच कैन लीड टू अनऑथराइज एक्सेस, जिसकी हेल्प से ये अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है और पता भी नहीं चलेगा IT इन्वायरमेंट में। फोर्थ वन इज मल्टी टेंडेंसी रिस्क। इन पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज आर शेयर्ड एमंग मल्टीपल क्लाइंट्स। पब्लिक क्लाउड में भाई रिसोर्सेज जो होती हैं वो मल्टीपल क्लाउड में शेयर की जाती हैं, मेकिंग इट पॉसिबल टू सिक्योरिटी इशू, जिसके कारण जो सिक्योरिटी इशू रहता है उसमें। फिफ्थ वन इज एक्सेस मैनेजमेंट। मैनेजिंग एक्सेस इन अ cloud environment is challenging, especially with the employees using the personal devices and accessing cloud services from the various location। एक्सेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा है, तो इसमें जो एक्सेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन, मेनी क्लाउड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अकर ड्यू टू द मिसकॉन्फ़िगरेशन रिसोर्सेज में कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत सारे जो इंसिडेंट होते हैं क्लाउड में वो होते हैं, जिससे अनऑथराइज एक्सेस भी हो जाता है। इनकरेक्ट सेटिंग इन क्लाउड सर्विसेज, जिसमें इनकरेक्ट सेटिंग होती हैं क्लाउड सर्विसेज में। एडवांस थ्रेट्स, डिडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिडॉस में क्या होता है कि जो हमारा हैकर होता है वो मल्टीपल बॉटनेट का यूज करके अनऑथराइज एक्सेस करता है। रैनसमवेयर हो गया, ट्रोजन हॉर्सेस हो गया, ये सभी एडवांस थ्रेट्स हैं जिसकी हेल्प से हैकर हैक कर सकता है डेटा को। सिक्योरिटी गवर्नेंस इन्वॉल्व stabilizing policies, procedure and standard to manage and protect cloud environment effectively। सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या होता है कि हम स्टेबलाइज करते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर को टू मैनेज और प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउड इन्वायरमेंट को। फर्स्ट वन इज पॉलिसी डेवलपमेंट, डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट्स क्लियर सिक्योरिटी पॉलिसीज स्पेसिफिक टू क्लाउड इन्वायरमेंट। जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसमें एक क्लियरली पॉलिसीज को डिफाइन करो क्लाउड इन्वायरमेंट के लिए। कवरिंग डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। उसमें जो डॉक्यूमेंट हो रहा है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसमें डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए क्लियरली पॉलिसीज स्पेसिफाई करो। सेकेंड वन इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। implemented IAM in cloud, by this you can manage who can access what, when and under what condition। implement करो IAM को in your cloud, तो इसकी हेल्प से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कौन क्या कब और किस कंडीशन में रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। डेटा प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन,
develop policies for data encryption to protect sensitive information from unauthorized access, ensure encryption keys are managed securely। इसमें क्या करो, इंक्रिप्शन का यूज करो। जैसे अगर डेटा रिस्ट पे है तुम्हारा तो AES 256 एडवांस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम 256 का यूज कर सकते हैं। और डेटा जैसे आपका मूव कर रहा है, ट्रांसमिशन में है, तो RSA 1024 का यूज कर सकते हो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। फोर्थ वन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। स्टेबलाइज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान दैट इंक्लूड्स स्टेप्स फॉर डिटेक्टिंग, कंटेनिंग एंड रिजॉल्विंग सिक्योरिटी इंसिडेंट। भाई कोई प्लान भी रखो, सब्सक्रिप्शन प्लान भी रखो, जिसकी हेल्प से क्या कर सको कि डिटेक्ट कर सको और कंटेन कर सको, रिजॉल्व कर सको सिक्योरिटी इंसिडेंट को। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एजुकेट एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट क्लाउड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द ह्यूमन एरर्स एंड इनसाइडर थ्रेट। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ले आओ जिसमें हैकर के बारे में बताओ कि कैसे वो डेटा को हैक करते हैं। इसकी हेल्प से जो ह्यूमन एरर रहेगी वो भी कम होगी और इंटरनल थ्रेट भी कम होगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS सिक्योरिटी। SaaS सिक्योरिटी फोकस ऑन द सिक्योरिंग एप्लीकेशन डिलीवर्ड वाया द क्लाउड। जो भी क्लाउड के थ्रू एप्लीकेशन डिलीवर किए गए हैं उनको सिक्योर करना SaaS का एक फोकस होता है। वेयर यूजर्स एक्सेस सॉफ्टवेयर होस्टेड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ओवर द इंटरनेट। जो यूजर होता है वो थर्ड पार्टी के द्वारा जो ऐप डिप्लॉय किया जाता है उसको यूज करता है। तो उसमें जो होता है कि हम SaaS के द्वारा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे यूजर का डेटा को कोई भी डेटा जो है वो लीक ना हो पाए। विद SaaS प्रोवाइडर्स मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। SaaS में क्या होता है कि जो भी प्रोवाइडर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, प्लेटफॉर्म को और सॉफ्टवेयर को। बट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफन शेयर्ड बिटवीन द प्रोवाइडर एंड कस्टमर। जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कस्टमर और प्रोवाइडर दोनों में शेयर की जाती है। इम्पॉर्टेंस क्या है, SaaS सॉल्यूशंस ऑफर ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड ईजी एक्सेसिबल टूल टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। SaaS की हेल्प से हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है और ईजी एक्सेसिबिलिटी होती है जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है। की SaaS सिक्योरिटी चैलेंजेस, अकाउंट टेक ओवर हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, फिशिंग हो जाता है, डॉस अटैक हो जाता है। SaaS security best practices. First one is automated discovery. Continuously monitor to quick select and secure any unauthorized unmanaged application. इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहते हैं और हम अपने सिस्टम को मैनेज करते रहते हैं। कोई भी अनऑथराइज अगर डिटेक्ट होता है तो हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं क्विकली। Second one is user education. Train employees on security risk associated with SaaS application. SaaS application में कौन सी सिक्योरिटी या फिर अनऑथराइज एक्सेस आ सकता है, कैसे हैकर हैक कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यूज़र को ट्रेन करना होता है। डेटा इनक्रिप्शन, यूज AES एल्गोरिदम टू इनक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट। एडवांस इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं डेटा जो हमारा रेस्ट है उसको स्टोर करने के लिए, और जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हम RSA एल्गोरिदम का यूज करते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विथ नीट डायग्राम। ये क्वेश्चन आया हुआ है AKTU में। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। The secure SDLC is a process that incorporates security measures into each phase of the software development life cycle। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है उसके ईच स्टेप में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। ये जो होता है इसकी हेल्प से हम ईच स्टेप में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो भी कॉस्ट होती है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। डायग्राम,
पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, देन हम डिज़ाइन करेंगे, देन डिप्लॉयमेंट होगा, देन टेस्टिंग होगा, देन डिप्लॉयमेंट होगा, देन मेंटेनेंस होगा। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारा क्लाइंट है उससे बात करके कैसे क्या क्या सिस्टम चाहिए, उन सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखेंगे। देन हम डिज़ाइन करेंगे अपना एल्गोरिदम, देन डेवलपमेंट होगा, हमारा कोडिंग होगा, देन हम टेस्टिंग करेंगे, देन हम डिप्लॉय कर देंगे, देन मेंटेनेंस होगा हमारा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस आइडेंटिफाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड टेक्निकल नीड्स। बिजनेस और टेक्निकल नीड के बेसिस पे हम रिक्वायरमेंट्स को, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। डिज़ाइन प्लान द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एंड डिफाइन सिक्योरिटी कंट्रोल। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को प्लान करेंगे और जो भी हमारा सिक्योरिटी गोल होगी उसको हम डिफाइन करेंगे। इन दिस आइडेंटिफाई द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी। इसमें हम पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि हमारे जो एप्लीकेशन हुए उसमें क्या कमियां हैं, कैसे कैसे वल्नरेबल हो सकता है। थर्ड वन इज डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस इन कोडिंग। कोडिंग में हम सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। टेस्टिंग परफॉर्म वेरियस टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई फ्लॉज बिफोर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के पहले ही हम वेरियस टेस्टिंग इस्तेमाल करेंगे अपने SDLC में, जिससे हम जो भी कमियां हों वो दिख सकें। डिप्लॉयमेंट इंश्योरिंग सिक्योर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम सिक्योरली सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाइंग टू सिक्योर द इन्वायरमेंट, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो सिक्योर हो सके। मेंटेनेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर टू हैंडल न्यू वल्नरेबिलिटीज़। कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे टू फाइंडिंग द न्यू वल्नरेबिलिटीज़। कंडक्ट रेगुलर ऑडिट, और रेगुलरली हम उसको ऑडिट करते रहेंगे। क्लाउड IAM, Cloud Identity and Access Management refer to the process, tool and policies that allow organization to manage who has access to their cloud resources application। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी लगाते हैं कि कौन क्लाउड एप्लीकेशन को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। It helps to control and monitor user access to ensure that only authorized individual or system can perform specific task or access sensitive data within a cloud environment। इसकी हेल्प से क्या है करता ये, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं, और जो ऑथराइज्ड यूज़र रहेंगे वही जो हमारे सेंसिटिव डेटा है उसको एक्सेस कर पाएंगे, और कोई भी जो स्पेसिफिक टास्क होगा उसको परफॉर्म कर पाएंगे। की कंपोनेंट ऑफ IAM रिसोर्सेज, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, एनालिटिक्स, ये सारी हमारी रिसोर्सेज में आती हैं। जैसे नेटवर्क रिसोर्स हो गया, सर्वर हो गया, प्रोसेसिंग पावर हो गया, स्टोरेज हो गया। परमिशंस रूल दैट डिफाइन हु कैन एक्सेस। परमिशन में क्या होता है कि हम परमिशन लगाते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, यही हमारा परमिशन होता है। रोल्स ऑथराइज्ड यूजर्स रोल, रोल्स जो होता है वो ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे रोल दिया जाता है। ग्रुप्स अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स विद द सिमिलर परमिशन। ग्रुप्स में क्या करते हैं कि जिन यूज़र के पास सिमिलर परमिशन होती हैं उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं। मेंबर द एक्चुअल यूज़र्स, मेंबर वो होता है जो एक्चुअल यूज़र होता है। बेनिफिट क्या क्या है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड रहता है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होती है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ऑटोमेशन होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लाउड IAM, यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं, लिमिटेड एडमिन एक्सेस होता है, मॉनिटर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फॉलो टू इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर क्लाउड इन्वायरमेंट। ये हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। These standards focus on various aspects like privacy, data protection, secure configuration, offering clear roadmap for business operating in the cloud। इन स्टैंडर्ड का जो फोकस होता है वो
प्राइवेसी के लिए होता है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ये जो होते हैं ये पूरा बिजनेस मॉडल बताते हैं कि हम कैसे क्लाउड इन्वायरमेंट के बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ISO 27001 दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफर्स अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क कंट्रोल। ये जो होता है ये ऑफ़र करता है कि कैसे हम सिक्योरिटी रिस्क और कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। ISO 27017 अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 27001 होता है। व्हाट इज़ हनी पॉट?